जीते हैं जो तेरे सहारे, उसको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। जीते हैं जो तेरे सहारे, हो जीते हैं जो तेरे सहारे, उसको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पे दया करो। हाँ, इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम में यानी कि राष्ट्रीय आय संवेगा छात्रवृत्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसी तरह के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे ये आप ही के क्लास 8 के विज्ञान के अंतर्गत ईंधन चैप्टर से लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से सारे प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ईंधन। तो सबसे पहले ईंधन को जानना पड़ेगा, फिर इसके बाद चैप्टर के अंदर में क्या क्या है उन सारी बातों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ईंधन को समझने का प्रयास करते हैं। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न हो, दुनिया के कोई भी पदार्थ जिसे हम लोग जब जलाते हैं तो वह ऊष्मा एवं प्रकाश दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ईंधन। यहाँ देखिए ईंधन का डेफिनेशन दिए हैं हम, कोई भी पदार्थ जिन्हें जलाने पर, कोई भी पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सारे ईंधन को जब भी हम लोग जलाते हैं, ये सारे पदार्थ को हम लोग जब भी जलाते हैं तो इससे हम लोग किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश। देखिए ना भाई, लकड़ी की जब हम लोग जलाते हैं तो ऊष्मा मिलता है, हीट मिलता है ना। इसके बाद लकड़ी को जब जलाते हैं तो ऊष्मा एवं प्रकाश भी मिलता है। ऊष्मा होने के साथ साथ, ऊष्मा मिलने के साथ साथ प्रकाश की भी प्राप्ति होती है। कोयला को जलाते हैं तो ऊष्मा की प्राप्ति होती है ना, वर्तमान में भी और इससे पहले भी हम लोग कोयला के सहायता से क्या करते थे, जल को गर्म करते थे। जब जल गर्म होता था इससे क्या होता है, वाष्प। तो हमने वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। देखिए कोयला से क्या होता है, जल को हम लोग गर्म करते हैं, जब जल गर्म होता है तो उससे वाष्प बनता है और उसी की सहायता से पहले क्या चलता था, ट्रेन भी चलता था, अभी भी चल रहा है। कोयला के साथ अभी भी ट्रेन में चल रहा है। तो कोयला से हम लोग को किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश है। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ जिन्हें जलाने पर हमें ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। अब आइए ईंधन के बारे में एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि ईंधन कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ आप देखिए, कुछ ईंधन ठोस के रूप में पाया जाता है, कुछ ईंधन द्रव के रूप में पाए जाते हैं, कुछ ईंधन गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठोस के रूप में ईंधन हो गया कोयला, लकड़ी, गोईठा, ये सब क्या है, ठोस के रूप में। द्रव के रूप में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब क्या हो गया, द्रव के रूप में। द्रव का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहने का गुण हो। पेट्रोल हो गया, इसके बाद देखिए केरोसिन तेल हो गया, डीजल के हो गया, ये सब क्या है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है ना। तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, पानी की तरह समझिए ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव। जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल, पैराफिन, ये सब क्या है, ये सब ईंधन ही है। लेकिन ईंधन कई रूप में पाया जाता है, जिसमें पहला हो गया ठोस, कुछ ईंधन द्रव के रूप में पाया जाता है, कुछ ईंधन गैस के रूप में पाया जाता है, जैसे एलपीजी हो गया। इसके बाद देखिए सीएनजी हो गया, ये सब क्या है, गैस। जो गैस रूप में पाया जाता है उसे हम लोग गैसीय ईंधन, जो ठोस रूप में पाया जाता है ठोसीय ईंधन। इसके बाद जो देखिए जो द्रव रूप में पाया जाता है, जो द्रवीय ईंधन। तो समझ गए होंगे ईंधन किसे कहते हैं, दुनिया का कोई भी पदार्थ जिन्हें जलाने पर हमें ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ईंधन कहते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग प्राथमिक ईंधन क्या होता है, द्वितीयक ईंधन क्या होता है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। और यहीं से आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप लोग अभी तक कुछ नहीं भी समझे, लेकिन यहाँ से हम आपको जो भी याद कराने का प्रयास करेंगे, जो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग इस बात को एक बेहतरीन तरीका से, जो भी हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहीं से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एनएमएमएस एग्जाम में या एनडीएससी, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनएमएमएस के लिए ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एनएमएमएस के लिए ही वीडियो है। क्लास 10th में भी जो एनटीएससी एग्जाम लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग यहाँ से वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं प्राथमिक ईंधन क्या होता है, ये द्वितीयक ईंधन क्या होता है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक ईंधन का मतलब क्या होता है। प्राथमिक ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई भी योगदान न हो। प्राथमिक ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं हम लोग जो हमें प्रकृति से मिलता है। जबकि देखिए द्वितीयक ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं जो प्राथमिक ईंधन से बनाए गए हो, जिसको बनाया जाता है, जिसको रासायनिक विधि द्वारा मनुष्य निर्माण करता है, जिसको बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय ईंधन। प्राथमिक ईंधन इसको बनाया नहीं गया है,
ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक ईंधन। जिस तरह से हम लोग प्राथमिक विद्यालय होता है, तो प्राथमिक विद्यालय जिस तरह से घर का आधार होता है, तो घर के आधार पर बाद बाकी सब डिपेंड रहता है। जितना भी महल जोड़िएगा तो घर के आधार पर डिपेंड न रहता है, घर का आधार तो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोग प्राथमिक विद्यालय के बारे में जानते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय से ही हम लोग 1 क्लास में पढ़ते हैं, तो 1 क्लास से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिफ्थ के बाद हम लोग हाई स्कूल में जाते हैं। तो सारा कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, तो प्राथमिक विद्यालय पे। प्राथमिक विद्यालय तो किसी से पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिक ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, पहले से है, जो प्रकृति में है। कि आप लोग हाई स्कूल के बारे में जानिएगा तो प्राथमिक विद्यालय से ही नहीं जाता है हाई स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए, प्राथमिक विद्यालय से जाता है किस में, हाई स्कूल में। तो प्राथमिक विद्यालय यहाँ आप देखिए, प्राथमिक विद्यालय किसी दूसरे में नहीं जाता है, तो वो प्राथमिक मतलब क्या हुआ, जो खुद पे डिपेंड हुआ, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक उसी तरह से हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिक ईंधन जो प्रकृति में पाया जाने वाला हो, प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहते हैं, जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं हो। यहाँ आप देखिए प्राथमिक ईंधन के रूप में देखिए, यहाँ पे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है, प्राथमिक ईंधन का ही उदाहरण है। अब बोलेगा सर जी कैसे, प्राकृतिक गैस जो प्रकृति में पाया जाता है, पेट्रोलियम को हम लोग थोड़ी बनाते हैं, कोयला को हम लोग थोड़ी बनाते हैं, लकड़ी को हम लोग, वन को क्या हमने बनाया है, वन को हम लोग रोपते हैं ना रे, लगाते हैं ना। क्या लकड़ी का निर्माण मनुष्य ने किया है कि नहीं किया है। देखिए यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है, इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है। GKS स्टडी सेंटर कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण। फिर भी हम यहाँ पे आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। ये बात कई हजारों लाख वर्ष पहले की है, जिस समय मनुष्य की जनसंख्या कम थी, तो उस समय किस चीज़ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, पेड़ पौधा की जनसंख्या ज़्यादा होगी। आज ना मनुष्य सब बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस कारण से मनुष्य सब पेड़ पौधा की कटाई करके वहाँ पे खेती बाड़ी करता है, तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगाता है, घर बनाता है, तरह तरह के काम करता है। लेकिन प्राचीन समय, ये बात हजार लाख वर्ष पहले की है, उस समय आदमी की जनसंख्या कम होने के कारण से, पशु पक्षियों की जनसंख्या कम होने के कारण से उस समय पेड़ पौधों की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कि बाढ़ आता है, तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, ये सब आता है, भूकंप आता है, ठीक उसी तरह से पहले भी आता होगा और आता था। तो ऐसे में होता क्या था, जो भी पेड़ पौधा नीचे गिरता था ना, यानी कि हवा, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप के कारण से वह होता क्या था, धीरे धीरे नीचे दबते चले गया, नीचे दबते गया। हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, प्रत्येक वर्ष लगभग में 2-3 वर्ष पे तो भूकंप आता ही है। इसके कारण से जितने भी पेड़ पौधा जो आंधी तूफान के कारण से जो भी नीचे गिर गया, वह धीरे धीरे बाढ़ भूकंप के कारण से वह धीरे धीरे और नीचे चलते गया, नीचे जाते गया। एक समय ऐसा स्थिति में आ गया पेड़ पौधा कि उसका संपर्क ऑक्सीजन से टूट गया। और हम सभी जानते हैं गहराई के साथ ताप भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है। गहराई के साथ हम लोग क्या जानते हैं, गहराई की जितना गहराई में जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ता है और उसके साथ ही साथ दाब भी बढ़ता है। आप लोग कहिएगा सर जी कैसे, आप लोग जाइए ना नदी में कूदिए ना, नदी में कूदिएगा ना, जितना गहराई जाइएगा, जितना गहराई में जाइएगा उतना पानी दाबेगा, उतना प्रेशर लगाएगा। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, गहराई के साथ तापी भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है। अंत में यही सब पेड़ पौधा, जितने भी पेड़ पौधा जो नीचे दबते गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ताप एवं दाब के बढ़ने के कारण से यही पेड़ पौधा सब बन जाता है कोयला के रूप में। तो कोयला के निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, मनुष्य ने इसका निर्माण नहीं किया, प्रकृति के द्वारा बनाया, ये अपने आप हुआ। जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है ईंधन, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक ईंधन। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई ईंधन को हम लोग कहते हैं प्राथमिक ईंधन। ये कोयला के निर्माण में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं है। आज से हजारों लाख वर्ष पहले की बात है ये। उस समय मनुष्य की जनसंख्या कम थी। जब मनुष्य की जनसंख्या कम होगी तो उस समय पेड़ पौधे की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अभी भी आंधी तूफान आता है, उस समय भी आंधी तूफान आता था। उस समय होता क्या था, धीरे धीरे ये पेड़ पौधा जो है मिट्टी के नीचे दबते गया। एक समय ऐसा स्थिति आया कि इसका संपर्क ऑक्सीजन से टूट गया। फिर हम सभी जानते हैं गहराई के साथ ताप भी बढ़ता है। इसी ताप एवं दाब के कारण से ये धीरे धीरे पेड़ पौधा किस में बदल गया, कोयला के रूप में बदल गया। तो यहाँ पर देखिए कोयला के निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसके बाद देखिए पेट्रोलियम, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास। हम सभी जानते हैं समुद्र में तो कई दिशाओं से पानी आता है, तो क्या पानी आता है तो सिर्फ पानी ही लेकर आता है, मिट्टी भी नहीं बहा के लेके जाता है कहीं पे, तब ना हम लोग देखते रहते हैं, कहीं पे बढ़िया मिट्टी छोड़ देता है, कहीं पे जो है सब मिट्टी लेके चले जाता है। तो हम सभी जानते हैं पानी जो है अपने साथ मिट्टी को भी लेके जाता है, बहाता है ना, मिट्टी भी पानी के साथ बहता है ना। तो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास, ये भी जो है धीरे धीरे मिट्टी के नीचे में जाते जाता है। एक समय ऐसा स्थिति इसका भी आता है कि इसका भी संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है। जब ये इसका संपर्क ऑक्सीजन से टूटता है तो हम सभी जानते हैं गहराई में क्या होता है, दाब भी बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है। ये दोनों बढ़ने के कारण से ये छोटे छोटे जीव, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास, ये सब बदल गया पेट्रोलियम में।
देखो, जिस तरह से हम आपको बताएं कि कोयला का निर्माण किस तरह से हुआ है, ठीक उसी तरह से पेट्रोलियम का भी निर्माण हुआ है। कोयला का निर्माण पेड़ पौधे के मृत अवशेष से हुआ है। पेड़ पौधा जो मृत अवशेष मतलब पेड़ पौधा जो मर जाता है, धरती के गहराई में चले जाता है, इधर चले जाता है, धीरे 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 एक ऐसा स्थिति आता है जो ये जो है ऑक्सीजन, इसका भी संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है। अंत में ये पेड़ पौधा किस रूप में बदल जाता है? कोयला रूप में। ठीक उसी तरह से पेट्रोलियम के बारे में समझिए ना, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास, जब जल के द्वारा बहाए गए मिट्टी के नीचे धीरे धीरे दबते जाते हैं, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास मिट्टी के नीचे इतना गहराई में चले जाते हैं जब उसका संपर्क ऑक्सीजन से रहता ही नहीं है। उस स्थिति में होता क्या है, गहराई के साथ ताप एवं दाब के बढ़ने से के कारण से ये समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास किस चीज़ में बदलता है? पेट्रोलियम में। इसी पेट्रोलियम से हम लोग निकालते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, फिर फिर मोम, स्नेहल। तो पेट्रोलियम से जो भी निष्कासित करते हैं, पेट्रोलियम से जो कुछ भी बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहेंगे हम लोग द्वितीयक ईंधन है। द्वितीयक ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं जो प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता हो, जिसे मनुष्य ने बनाया है, जिसे मनुष्य ने निष्कासित किया है, जिसके निर्माण में मनुष्य का योगदान हो, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक ईंधन। जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय के बारे में हम समझाए कि प्राथमिक विद्यालय किसी पर डिपेंड नहीं है, प्राथमिक विद्यालय वहीं से स्टार्ट होता है क्लास। प्राथमिक विद्यालय का ही बच्चा जाएगा किसमें? हाई स्कूल में। तो जो प्राथमिक विद्यालय से जाता है हाई स्कूल में, तो वो क्या हो गया? द्वितीयक। जबकि प्राथमिक विद्यालय क्या हो गया? प्राथमिक, जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक ईंधन। जबकि द्वितीयक ईंधन जिसको मनुष्य ने बनाया है, कृत्रिम या रासायनिक विधि के द्वारा जिसे मनुष्य ने बनाया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक ईंधन। यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए द्वितीयक ईंधन जिस ईंधन को प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक ईंधन। यहाँ देखिए जैसे जल गैस हो गया, जल गैस को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? वाटर गैस। जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर गैस या वायु अंगार गैस। देखिए इसके बाद देखिए कोक हो गया, कोयला गैस हो गया, कोलतार हो गया। ये सब क्या है? यहाँ देखिए कोक, कोयला गैस, कोलतार, ये सब कोयला से ही बनाया जाता है। कोयला का ही एक उत्पाद है कोक, कोयला गैस, कोलतार, ये कोयला के साथ से ही बनाया जाता है। समझ गए ना? इसके बाद देखिए प्रोड्यूसर गैस हो गया। ये सब क्या है? यहाँ देखिए आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है? तो द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है यहाँ देखिए जल गैस, वाटर गैस, वायु अंगार गैस। ये सारे गैस तो एक ही तरह का है। ये किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और H2 के बारे में आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन है। इसके बाद देखिए प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। यहाँ देखिए प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस। यहाँ देखिए ये जो है जितने भी सारे यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल, जल गैस, वाटर गैस, वायु अंगार गैस, कोक, कोयला गैस, कोलतार, ये सारे किसका उदाहरण है? तो ये द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। द्वितीयक ईंधन उस तरह के ईंधन को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति प्राथमिक ईंधन के सहयोग से हुआ हो, जिसके निर्माण में मनुष्य का योगदान हो। तो इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये ईंधन क्या होता है, ये प्राथमिक ईंधन क्या होता है, द्वितीयक ईंधन क्या होता है, ईंधन कितने रूप में पाया जाता है? तो ईंधन 3 रूप में पाया जाता है। पहला हो गया ठोस के रूप में लकड़ी हो गया, गोईठा हो गया, कोयला हो गया, ये सब ठोस के रूप में ईंधन पाया जाता है। इसके बाद द्रव के रूप में मतलब क्या, जिसमें बहने का गुण हो, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है गैस के रूप में CNG हो गया। CNG जो कि एक प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जो प्रकृति से उत्पन्न होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक ईंधन। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, CNG प्राकृतिक गैस है। ये सारे के निर्माण में, ये सारे के उत्पादन में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं है, ये स्वयं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक ईंधन। यहाँ देखिए प्राथमिक इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ईंधन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग इन सारे एग्जांपल को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको एक बेहतरीन तरीके से याद भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे द्वितीयक ईंधन कहते किसको है? जिस ईंधन को प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक ईंधन। समझ गए ना? जैसे जल गैस हो गया, वाटर गैस, वायु अंगार गैस, ये जो है कोयला की सहायता से ही ये कोक, कोयला गैस, कोलतार बनाया जाता है। आजकल जो है हम लोग पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पे बिटुमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए? ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया था जी। आजकल के सड़कों के निर्माण में, पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो बिटुमेन का। समझ गए? बिटुमेन का ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया था। समझ गए ना? एनएमएमएस बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ एनएमएमएस वाले के लिए नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी क्वेश्चन समझाने का प्रयास किए हैं, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा जो आने वाले समय में एनएमएमएस एग्जाम देना चाहता है, एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से करना चाहता है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं,
उन सारे ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा का हम हेल्प कर पाए, उसकी मदद कर पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जीवन में सीखना ज़रूरी है। किसी भी बात को समझिए, रटिए मत। जब तक नहीं समझिएगा, देखिए बाबू, समझना ज़रूरी है, रटना नहीं ज़रूरी है। किसी भी बात को, जैसे कि कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं ना, उसके बारे में सोचिए, समझ गए ना। यहाँ से हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करते रहते हैं, सोते वक्त, खाते वक्त, जब तक उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किए हैं, जब तक आपके दिमाग में पूरा 100% एक बेहतरीन तरीका से नहीं बैठ जाता है, तब तक उस टॉपिक को मत छोड़िए। जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाया। बार बार हम कितना बोले, ईंधन क्या है, ईंधन कितने रूपों में पाया जाता है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ईंधन 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन। ईंधन जितने रूपों में पाए जाते हैं, चाहे ठोस, द्रव, चाहे गैस के रूप में, इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। और उसको एक बेहतरीन तरीका से सोचिए कि जो मास्टर पढ़ाया है, जो गुरुजी पढ़ाए हैं, उनसे हम बेहतर किस तरह से सोचें। देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है बाबू कि हम आपको रटा दिए। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप उसी सवाल को किस तरह से आप नए रूप में सोचते हैं। पढ़ाई का मतलब ही होता है नया चीज़, कोई भी चीज़ उत्पन्न कीजिए, सोचिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से। दुनिया में सब साथ छोड़ देता है, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। जो भी 1-2% है, वो भी आजकल देख रहे हैं धोखा दे रहा है। इसलिए पढ़ाई को अपना जीवन साथी बनाइए। पढ़ाई को ही, बुक को सबसे बेहतरीन दोस्त बनाइए। आपको बुक मुकद्दर बना देगा, समझ गए ना। ज़िंदगी में कोई भी दोस्त या कोई भी इंसान आपका सपोर्ट नहीं करेगा। सब आदमी आजकल के ज़माने में क्या होता है, धोखा देता है। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि वो ही आपका एक ऐसा दोस्त है जो ज़िंदगी में आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए वैसे इंसान से दोस्ती कीजिए जो आपके हमेशा फ़ायदे के लिए सोचे, जो आपके हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचे, समझ गए ना। तो आजकल के ज़माने में दोस्ती करना सबसे बड़ी भूल है। सबसे प्यारा मित्र जिसको कोई नहीं देखता है, जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, उसको हम लोग छोड़ करके आज कहाँ से कहाँ भटक रहे हैं। अंत में हम लोग को पछताना पड़ता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई उड़ाफाती मत सोचिए। मान लो कल ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफ़र में उड़े। कहनों को है यूँ तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, मैं तेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। ओ जाने जाना, ज़रा रुक जाना, तूने मुझे जाना नहीं। सब कुछ कहना मगर ये ना कहना कि मेरे पीछे आना नहीं। तेरे पीछे आऊँगा मैं, अपना बनाऊँगा मैं, जाएगी बच के कहाँ। दीवाना मुझसा नहीं, हो दीवाना मुझसा नहीं। मुझसा नहीं।